नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम बीए फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारा नया चैप्टर है और हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है आज यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड का हमारा ये जो पहला टॉपिक है इसमें वो है मानव विकास और इसकी अवस्थाएं। यानी कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे मानव का विकास किस तरीके से होता है, इनकी अवस्थाएं क्या क्या होती है और इनके साथ साथ विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, विकास किन किन क्षेत्रों में हो सकता है और विकास के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस यूनिट का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मानव विकास और इसकी अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो जब भी विकास की बात आती है, विकास क्या होता है, तो विकास वो अवस्था होती है या वो क्षेत्र होता है जिसमें हमारे शारीरिक के साथ साथ हमारे जो अन्य क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा सामाजिक विकास, हमारा मानसिक विकास, हमारा बौद्धिक विकास, यानी कि शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है इसके साथ साथ हम समाज के साथ किस तरीके से व्यवहार करें, यानी कि मन में सामाजिक विकास हो रहा है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन, हमारा जो बौद्धिक विकास हो रहा है यानी कि बुद्धि में क्या लेवल अप हो रहे हैं, हमारी बुद्धि इंटेलिजेंसी किस तरीके से बढ़ रही है, वो होता है हमारा बौद्धिक विकास। तो यानी जब इन सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है तो वो कहलाता है विकास। तो मानव विकास को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के बौद्धिक यानी कि बुद्धि से संबंधित विकास, यानी कि इंटेलिजेंस में क्या परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक यानी कि सोशली क्या चेंजेस आ रहे हैं, मानसिक यानी कि मेंटली उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इमोशनली क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आएंगे संवेगात्मक में, नैतिक का अर्थ होता है सही या गलत की पहचान। जैसे हम सबको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, अच्छा बुरा, यानी कि हम ये डिफरेंस किस तरीके से कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, हमें क्या हो गया, नैतिक विकास हो गया। यानी कि जब शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषायिक, चारित्रिक और भी कई सारे होते हैं, चारित्रिक परिवर्तन भी शामिल हो तो इसे क्या कहेंगे, हम विकास कहते हैं। तो विकास क्या होता है, यानी कि जब मानव में शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसके शरीर में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है इसके साथ साथ जब इसके बौद्धिक में परिवर्तन हो रहा है, इसके समाज के साथ जो रिलेशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें मेंटली क्या चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनली चेंजेस, सही और गलत की पहचान, भाषा का विकास, चरित्र यानी कि उसकी जो कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर ये सभी भी शामिल करते हैं तो वो कहलाता है विकास। अगर हम सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की बात करें तो ये कहलाएगा वृद्धि। तो वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंट है, वृद्धि में हम सिर्फ शरीर के परिवर्तन की बात करें, यानी कि हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, मांसपेशियाँ बढ़ रही है, मांसपेशियाँ भारी हो रही है, हड्डियाँ बढ़ रही है, तो ये सब क्या हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। तो यानी कि जब सिर्फ शरीर के परिवर्तन की बात करें तो वो कहलाता है वृद्धि, और जब हम शारीरिक के साथ साथ शरीर के साथ साथ इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की बात करते हैं तो वो कहलाता है विकास। अब हम बात करते हैं आगे कि मानव विकास की जो अवस्था है, मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में पता ही है। व्यक्ति का जन्म हो जाता है, यानी कि जब बालक का जन्म हो जाता है, वो जब माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ से लेकर जब वो गर्भावस्था कहलाती है, जब बच्चे का जन्म हो गया वो शैशवावस्था कहलाएगी। फिर उसके बाद की जो अवस्थाएं आती है, युवा अवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था और भी जो अवस्था है, उन अवस्थाओं में मानव का विकास किस तरीके से हो रहा है, उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अवस्था है, और सबसे पहले बात करते हैं जो मानव की अवस्था है, ये 8 प्रकार की होती है। आप लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ा होगा तो सिर्फ 4 अवस्थाएं पढ़ी होगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, और एक और पढ़ी होगी तो वृद्धावस्था। 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन जब हम क्लास वाइज इंक्रीज होते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन जो पार्ट्स है इन अवस्थाओं को भी डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इसी तरह आधार पर जो मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं ये टोटल 8 टाइप्स की होती हैं। अब वो 8 टाइप कौन से हैं उनकी बात करते हैं।
तो सबसे पहले है वो है शैशवावस्था, फिर उसके बाद में शैशवावस्था और बाल्यावस्था, दो तो ये हो गई। तीसरी आएगी बाल्यावस्था, फिर आएगी मध्य बाल्यावस्था, फिर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद में आती है हमारी किशोरावस्था, युवावस्था, मध्य युवावस्था, और सबसे लास्ट में आ जाती है हमारी वृद्धावस्था। तो इन टोटल 8 टाइप्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मानव विकास की अवस्थाओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहली अवस्था है वो है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है, जब बालक का जन्म हो गया, यानी कि जब वो माँ के गर्भ में नहीं है, जब माँ के गर्भ में होता है तो अवस्था कहलाती है गर्भावस्था। अगर हम ऐसे जनरली बात करें तो ऐसे तो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो अवस्था होती है प्रसव पूर्व, एक होती है प्रसव पूर्व और एक होती है प्रसव पश्चात। जब हायर स्टडी करते हैं तो ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रसव पूर्व में आएगी यानी कि जब डिलीवरी होने से पहले की अवस्था, उस टाइम 2 होती है। एक तो इम्प्लांटेशन यानी कि गर्भधारण, यानी कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, और दूसरी होती है गर्भावस्था, यानी जो पूरे 9 महीने होते हैं वो ये अवस्था होती है। प्रसव पूर्व यानी डिलीवरी से पहले 2 टाइप्स होते हैं, गर्भधारण यानी कि जब बच्चे का सिर्फ इम्प्लांटेशन हुआ है, फिर उसके बाद है गर्भावस्था यानी कि पूरे 9 महीने जब बच्चे की डिलीवरी होगी उसके बाद की जो अवस्था कहलाती है वो सारी हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि जब शैशवावस्था स्टार्ट हुई, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रसव पश्चात की अवस्था है। सबसे पहले है शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक होती है, जन्म से लेकर 18 महीने तक। 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो गया, जन्म से लेकर 18 महीने तक की जो अवस्था कहलाती है वो होता है शैशवावस्था। और इस अवस्था में क्या होता है, विश्वास और अविश्वास, यानी कि जो शैशवावस्था होती है इस अवस्था में जो बालक है वो विश्वास करना और अविश्वास करना सीखता है। कैसे, जब बच्चा छोटा होता है यानी कि जब वो जन्म हुआ उसका तुरंत वो किसके पास ज़्यादा रहेगा, और जिसके पास भी वो ज़्यादा रहेगा, जिसके भी करीब वो सबसे ज़्यादा रहेगा, वो उस पर क्या करना सीखता है, विश्वास करना सीखता है। जैसे उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मेरे रिश्तेदार कौन है, यानी कि वो जिनके ज़्यादा संपर्क में आ रहा है, वो जो चीज़ मांग रहा है यानी कि वो रो रहा है तो उसके रोने पर कौन उसको सबसे पहले चुप करा रहा है, उसके रोने पे कौन सबसे पहले उसके पास आ रहा है, उसको खिलौना चाहिए तो कौन वो सबसे पहले दे रहा है। यानी कि वो जो चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा है अगर वो पूरी हो रही है, जो भी इंसान वो पूरी कर रहा है तो उस पर क्या हो जाता है, उसका विश्वास आ जाता है। तो बच्चे का जो सबसे पहला विश्वास आता है वो उसकी माँ पे आता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो बच्चे का विश्वास सबसे पहले किस पे आता है, माँ पे आता है। यानी कि उसे पता चल जाता है कि ये जो इंसान ये क्या करेगा, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, मेरी आवश्यकताओं का इसे ध्यान है, तो ये इस पर क्या हो जाता है, यानी कि विश्वास करना सीखता है। अब इस अवस्था में जिस पे उसने विश्वास कर लिया वो आगे तक चलता रहता है। अगर वो किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है, यानी कि कोई बुला रहा है, रो रहा है तो उसके पास नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा, वो उस पर अविश्वास कर रहा है। यानी कि ये जो शैशवावस्था होती है इसमें बालक क्या करना सीखता है, विश्वास करना और अविश्वास करना सीखता है। यह जन्म से लेकर 18 महीने तक रहती है। फिर 18 महीने यानी कि 1.5 साल के बाद से 3 साल तक कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाती है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। यानी कि ये जो 1.5 साल का टाइम होता है, शैशवावस्था खत्म हो गई और बाल्यावस्था शुरू होने से पहले का टाइम, यानी कि इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो कहलाता है 18 महीने से 3 साल तक की अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो शरीर का विकास होता है, शरीर का विकास यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास इसका अर्थ क्या हो गया, वृद्धि,
यानी कि जब हम बात करते हैं शैशवावस्था और बाल्यावस्था की, इस अवस्था में बच्चे का क्या होता है, सबसे ज़्यादा विकास होता है, यानी कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। और बॉडी में चेंजेस आ रहे, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसका अर्थ है कि सबसे ज़्यादा जो बालक की वृद्धि है वो किस अवस्था में होती है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। अब ये होती है 18 महीने से 3 साल तक। अब 3 साल के बाद स्टार्ट होती है 5 साल तक बाल्यावस्था, यानी कि 3 साल से 5 साल तक की अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। अब इस बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, संकट बनाम अपराध, यानी कि ये जो इस अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ रहना सीखते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस बात का भय रहता है, इस बात का डर रहता है कि बच्चा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, यानी कि कुछ गलत आदतें ना सीख ले। इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है संकट बनाम अपराध। और इस अवस्था में बालक में जिम्मेदारी की भावना आती है। अब बच्चा 3 से 5 साल तक का, इस अवस्था में उसमें क्या जिम्मेदारी की भावना है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, वो अपना काम करना धीरे धीरे स्वयं सीखता है। जैसे इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो जनरली उनको LKG UKG में डाल देते हैं, किंडरगार्टन जाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है इस अवस्था में, वो क्या करते हैं, स्कूल जाना सीखते हैं, अपना सामान व्यवस्थित रखना सीखते हैं, वहाँ पे बैठना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, बच्चों के साथ भी उठना बैठना सीखते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, बालक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, यानी कि वो नए नए फैक्ट सीख रहा है, नई नई लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इसमें जिम्मेदारी की भावना का विकास होने लगता है। और वो क्या करता है, नई नई चुनौतियों का सामना भी इसी के अंतर इंक्लूड है कि वो क्या करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, अपना काम स्वयं करना सीखते हैं। तो ये जो अवस्था कहलाती है संकट बनाम अपराध की अवस्था। यह 3 से 5 साल तक रहती है और यह बाल्यावस्था कहलाती है। फिर इसके बाद प्रारंभ होती है मध्य बाल्यावस्था, और ये 5 साल से स्टार्ट होकर 12 साल तक रहती है। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही है। हम जनरली क्या पढ़ते थे, बाल्यावस्था कब से रहती है, 5 से 12 साल तक, या कहीं पढ़ा होगा 3 से 12 साल तक। तो हमने क्या किया, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक हमने रखा बाल्यावस्था, दूसरी रखी मध्य बाल्यावस्था। ये कहलाती है 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था, और इसमें होता है परिश्रम और हीनता। अब 5 से 12 साल तक का बच्चा क्या करता है, बाहर जाकर पड़ोसियों के साथ खेलता है, पड़ोसी दोस्तों के साथ, स्कूल, इनके साथ क्या करता है, खेलना प्रारंभ करता है। और इसमें बच्चा क्या करता है, जनरली उसको खेलना ही पसंद होता है, घर से बाहर रहेगा, घर में रहता नहीं है, घर में उसके पैर ही नहीं टिकते। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इस समय वो क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। परिश्रम कैसे कर रहा है, दोस्तों के साथ खेलना कूदना, वह अपना ग्रुप बनाना सीखता है। और इस अवस्था में ये जो बच्चे की ग्रुपनिज्म होता है, इसे कहते हैं हम समूह की आयु, यानी कि इसे कहते हैं समूह की अवस्था भी कहते हैं। अब समूह की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बच्चे बाल्यावस्था में होता है, 5 से 12 साल तक का होता है, तो वो अपने अपने ग्रुप के साथ खेलता है, यानी कि वो क्या करता है, अपना ग्रुप बना लेता है। गली मोहल्ले में उसका ग्रुप होता है, स्कूल में अगर जाता है तो स्कूल में भी इसकी क्लास का अपना ग्रुप बना होता है जिसके साथ वो खेलता है। अगर कोई और बच्चे आ जाता है तो उनके साथ खेलने नहीं देता। इसका मतलब क्या हो जाता है, इस अवस्था में बच्चे को समूह में रहना पसंद होता है, इसलिए इस अवस्था को समूह की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में बालक के कौशल और योग्यता का विकास होता है। अब तो कौशल और योग्यता का विकास तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेलने से सबसे ज़्यादा जो बालक का विकास होता है वो किसी भी कार्य में नहीं होता। यहाँ तक कि पढ़ने से भी बालक के विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि जब बच्चा छोटा है, वो 5 से 12 साल तक की अवस्था में वो अपने दोस्तों के साथ खेले, यानी कि उसके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह, उसका जो सर्कल है, उसका जो ग्रुप है, वो अलग अलग एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, हर एक एनवायरनमेंट और हर एक बैकग्राउंड की चीज़ों को कैच करता है। मान लो कि अपने एक सर्कल है स्कूल कॉलेज का, तो उसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हर एक किसी से कुछ ना कुछ सीखेगा। हमारे सीखे हुआ नॉलेज हम उनको पास करेंगे, और उनका जो कल्चर होता है, नॉलेज होता है, उनको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से सीखते हैं और अपने साथ साथ दूसरों के कल्चर को भी समझ पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कौशल का विकास होता है और उसकी योग्यता भी डेवलप होती है। और ये जो अवस्था कहलाती है मध्य बाल्यावस्था, और इसे मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, और ये 5 से 12 साल तक रहती है। फिर हम बात करते हैं 12 से 20 साल तक की अवस्था। अब 12 से 20 साल हो गए, और 12 से 20 साल तक की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, और यह है सबसे इम्पोर्टेंट, मानव जीवन की जो सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था कहलाती है वो है किशोरावस्था, और इसे तो तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। और ये कहा था एक साइंटिस्ट थे, स्टैनले हॉल। एक साइंटिस्ट थे स्टैनले हॉल, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो किशोरावस्था होती है वो तनाव की और तूफान की अवस्था होती है। अब तनाव तूफान क्या होता है, यानी कि ये जो 12 से 20 साल तक की अवस्था है,
इसमें क्या होता है, जनरली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। इंटरनल चेंजेस भी होते हैं और आउटसाइड चेंजेस भी होते हैं। जैसे हार्मोन्स ग्रोथ होने लगते हैं, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डेवलप होने लग जाते हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, बॉडी में मूवमेंट शुरू हो जाता है और इस टाइम बच्चा समझ नहीं पाता कि मुझ में ये क्या हो रहा है। बहुत सारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं, बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। तो इस समय बच्चा समझने लगता है कि मेरे में ये एबिलिटी कहाँ से आ रही है, मुझे ये क्या हो रहा है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, परिवार से कॉन्टैक्ट टूट जाता है, क्योंकि ये सारी जो नॉलेज होती है ये हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं करवाई जाती। अगर ये सारी चीज़ें बालक को बचपन से पता हो, उनको फैमिली एनवायरनमेंट मिल जाए, तो बच्चा क्या हो सकता है कि इस तनाव से और इस तूफान से बच सकता है। लेकिन जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो इस तूफान में फंस जाते हैं, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, इसमें डिप्रेस हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे कोई गाइड करने वाला नहीं। अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो क्या हो सकता है कि हम किशोरावस्था को बचा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, परिवर्तन सर्वांगीण होता है, यानी कि ओवरऑल चेंजेस आते हैं, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसलिए ये जो किशोरावस्था कहलाता है सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है बालक के जीवन का। और अगर इस अवस्था में कोई बालक संभल जाता है तो उसका पूरी जो लाइफ सेट है वो हो जाती है। और जो मोस्टली जो गलत रास्तों पे चले जाते हैं बच्चे, वो इसी अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि क्या हो रहा है, सारे बॉडी में चेंजेज एक साथ हो रहे हैं, उनका बौद्धिक विकास एक साथ हो रहा है, उसके साथ साथ मानसिक हो रहा है, सामाजिक हो रहा है, शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं। और जब किसी में इतने सारे चेंजेस एक साथ हो रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर उस टाइम अगर वो कुछ कर लेता है या फिर वो किसी गलत रास्ते में पड़ जाता है, उससे बाहर निकलने की उसमें खुद में कैपेसिटी नहीं होती। इसलिए जो सबसे संभलने की अवस्था कहलाती है वो भी कहलाती है किशोरावस्था। फिर उसके बाद 20 साल से 30 साल तक स्टार्ट हो जाती है हमारी युवा अवस्था। अगर कोई बच्चा किशोरावस्था में बच गया और सही रास्ते पे आ जाता है तो उसकी जो लाइफ सेट है वो हो जाती है, यानी कि युवा अवस्था में वो बहुत परफेक्ट हो जाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होने लगता है, क्योंकि इस टाइम तक स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन में चले जाते हैं तो कुछ अपने और भी जो काम है, जो नौकरी वगैरह है, उस प्रोफेशन में जाना है स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी कि ये जो अवस्था कहलाती है उसमें जिम्मेदारी आ जाती है, यानी कि जो लड़के वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें नौकरी की तलाश प्रारंभ हो जाती है कि मुझे नौकरी करनी है, जिम्मेदार होना है, घर का खर्चा उठाना है, घर की जिम्मेदारियाँ उठानी है। तो इस अवस्था में क्या होता है, परिवार की जिम्मेदारी की भावना आ जाती है, जो मोस्टली होते हैं ये किस में आती है, बॉयज़ में आती है। एंड कि इस अवस्था में क्या होता है, जिम्मेदारी की भावना का विकास होने लगता है, नौकरियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो 20 से 30 साल तक का जो पीरियड होता है अपना करियर बनाने का होता है, यानी खुद की लाइफ को सेट करने का होता है, अपने को स्टेबल करने का होता है। इसलिए बच्चों में क्या आ जाती है, जिम्मेदारी की भावना का विकास हो जाता है। फिर इसके बाद की जो अवस्था की बात करते हैं हम लोग 30 से 50 साल तक की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में कौन है, हमारे पेरेंट्स। जब अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो वो कौन सी अवस्था में, मध्य युवा अवस्था में, 30 से 50 साल तक की अवस्था। और हमारे पेरेंट्स की अवस्था में क्या आ जाता है, इस समय स्थिरता और ठहराव आ जाता है, यानी कि उनके क्या होता है, वो अपना कारोबार स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नौकरियों में चले जाते हैं, कुछ बिजनेस में चले जाते हैं, कुछ मजदूरी कर लेते हैं, यानी कि कुछ भी करके वो क्या कर लेते हैं, अपनी लाइफ को सेट कर दे, यानी कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर देते और अपना जो परिवार है वो एक्सटेंड करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और इससे ज़िंदगी की क्या कहते हैं, मध्यम आयु कहते हैं, यानी कि जो मानव के विकास की अवस्था है उसकी जो मीडियम यानी कि सेंटर एज कहलाती है वो होती है युवा अवस्था, मध्य युवा अवस्था। ये 30 से 50 साल तक रहती है। इस अवस्था में हमारे पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं और क्या होता है, इस अवस्था में ठहराव आ जाता है क्योंकि नौकरियाँ प्रारंभ कर देते हैं। फिर आती है सबसे लास्ट में वृद्धावस्था, यानी कि जो 50 के बाद या 65 के बाद जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती तब तक की अवस्था कहलाती है वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था कहलाती है शारीरिक परिवर्तन कम होने लगते हैं। अरे यार ऐसे बात करें कि जितने भी विकास है, विकास व वृद्धि, इनकी दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि विकास और वृद्धि की दर वृद्धावस्था में कम हो जाती है। इसमें ना कोई वृद्धि हो पाती है ना विकास हो पाता है। इस अवस्था में क्या आ जाते हैं, स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है और क्षीण होने लगते हैं, यानी कि जो शरीर की जो क्षमता है वो कमज़ोर होने लग जाती है, स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है। निराशा बनाम संतोष, यानी कि अगर हमारी लाइफ सेट है, यानी कि अगर हम किसी भी वृद्ध की बात कर रहे हैं, उसने अपने पूरे जीवन काल में बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, उसके पूरी लाइफ सेट है, उसका घर परिवार सब सही है, बाल बच्चे सभी ठीक है, पोते पोतियों के साथ वह खेल रहा है, यानी कि उसकी लाइफ जो है एकदम शांतिपूर्वक गुजर रही है, तो इसके पास क्या है, संतोष है। अगर कोई वृद्ध की बात करें, उसने पूरी ज़िंदगी दुख देखा है,
उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे भी कैसे हो गए, उसी की तरह हो गए, वो भी नौकरी में सेट नहीं हुए, यानी कि क्या हो गया, वो भी मजदूरी करने लगे। तो उस समय क्या आ जाती है, वृद्धावस्था में उनमें निराशा घेर लेती, यानी कि जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मेरे बच्चे भी क्या करें, उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी का जो अनुभव है, यानी कि हमारा जो ज़िंदगी का अनुभव है, वो हमें वृद्धावस्था में जाके क्या दे सकता है, निराशा और संतोष देता है। यानी कि हमारी ज़िंदगी के अनुभव बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, तो हमारा जो वृद्धावस्था में जो अनुभव रहता है वो रहता है संतोषपूर्वक। और हमने ज़िंदगी के अनुभव हमारे बहुत बुरे रहे हैं तो वो कहलाता है निराशा के अंतर्गत इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारी बातें थी मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में। मानव विकास की जो अवस्था है कितने टाइप्स की होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये थे हमारे मानव विकास की अवस्था है। इसमें एक और बात हम देखते हैं, महत्व, यानी कि मानव विकास के अध्ययन की बात क्यों करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का अध्ययन क्यों करें ये तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम मानव विकास की अवस्था की बात कर रहे हैं तो हमने क्या पता किया, हर एक अवस्था में मानव किस तरीके से व्यवहार करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर हमें पता होगा कि हमारे साथ जो भी जितने भी एज के लोग हैं, हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो किन एज से गुजर रहे हैं, तो अगर उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमें इनका ज्ञान है कि इन अवस्थाओं में ये चेंजेस हो रहे हैं, ये इन कारणों से हो रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं, उन्हें नॉलेज दे सकते हैं, हमें उनको गाइड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो यानी कि जो मानव विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। अगर हमें मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में पता होगा कि हमें क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपनी जो आगे की लाइफ है उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मानव विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था मानव विकास की अवस्थाएं ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।